चलो शुरू कर रहे हैं। हाँ, मैथमेटिक्स देख रहे थे कल अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसी टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट वाज द लास्ट पॉइंट जो हम देख रहे थे। हमने सिर्फ इतना देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस है। फॉर्मूला देखते हैं, कुछ एक आध कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ चलो, एक कॉमन डेटा देता हूँ, उसमें अपने सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेशन करते हैं, कंपाउंड से भी करते हैं, आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया, लेट इट बी 10,000 रुपीज़। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इट इज़ 10% पर एनम एंड द ड्यूरेशन इज 3 years। ठीक है, ये कॉमन डेटा है। अब बोला कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करो एंड बताओ कि हर साल का इंटरेस्ट कितना एंड एट द एंड ऑफ 3 years टोटल अमाउंट कितना बनेगा। अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हो विदाउट एनी फॉर्मूला, तो भी सिंपल सा तरीका ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। मतलब 10,000 रुपये मैंने लगाए, उस पर मुझे एक साल का 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। तो हर साल 1,000 रुपीज़ ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करो। तो अगर आपने 3 years के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका टोटल 3 years का जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी 3,000 रुपीज़ एंड एट दी एंड आपको 10 के बदले 13,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 10,000 तो वही है जो आपने लगाया था एंड 3,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला। अब इस चीज़ को जब फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट। अब सिंबल्स अलग अलग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर लिखते थे और नंबर ऑफ ईयर्स को एन, कहीं पे ऐसे लिखते हैं पी आर एंड टी, टाइम के हिसाब से टी लिखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है पी इंटू आई इंटू टी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम। जैसे भी आपको प्रेजेंट करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी एमसीक्यू पेपर है और आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बस ये चलेगा। और अपॉन 100 करके लिखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द परसेंटेज, तो ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी या पी आर एन अपॉन 100, वो 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट का है और कुछ नहीं। इसी चीज़ को जो मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट किया फॉर्मूला के हिसाब से प्रेजेंट करता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ड्यूरेशन। आप ये कैलकुलेट कर लो, देखो 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला। क्लियर, ये पता चला, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें रिगार्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम डेटा है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट 10% पर एनम और ड्यूरेशन को रखते हैं 3 years। अब अगर ये कंपाउंडिंग करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले स्टेप वाइज गिनवा देता हूँ फिर फॉर्मूला बताता हूँ। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन। अच्छा, एक पते की बात, फर्स्ट ईयर का जब कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं होता है। ये लॉजिकल है, आपने समझ भी लिया। कहीं एमसीक्यू में पूछे तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर में हम जो भी गिनेंगे, चाहे कंपाउंड गिने या सिंपल, कैलकुलेशन तो प्रिंसिपल पे ही होगा ना, तो इंटरेस्ट का रेट तो उतना ही है, कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट लिखो, इट विल बी 10,000 और उस पर होगा 10%, मतलब 1,000 रुपये, ये इंटरेस्ट आएगा। देन फर्स्ट ईयर के एंड में हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट है 1,000, टोटल मिला के हो गया 11,000। दिस इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड दिस इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तो अब हमारा प्रिंसिपल होगा 11,000। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। अब इस साल जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिर्फ सेकेंड ईयर का, तो मैं करूंगा 11,000 पे 10%, कितना हो गया 1,100 रुपये। तो कोई डिफरेंस आ गया। अब मैं जो कल आपको बता रहा था थोड़ा डिटेल में ले चलता हूँ। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला, ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं वो समझो। इसके टुकड़े कर रहा हूँ 11,000 के, 10,000 और 1,000। क्यों किया पता है मैंने ऐसा, ये मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो इसमें जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब मुझे इस साल जो इंटरेस्ट मिला ये 10%, ये दोनों पे मिला, मेरे ओरिजिनल प्रिंसिपल पे भी मिला
और मेरे फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी मिला। देखो टैली करवा देता हूँ। 10,000 पे 10% मतलब 1,000, 1,000 पे 10% मतलब 100 रुपये। कितना हो गया? आया समझ में? इसको बोलते हैं ब्याज पे ब्याज मिलना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना। तो ऐसे हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये चीज़ समझ आई? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों मिला, जस्ट प्रूफ दिया मैंने आपको और कुछ नहीं। अच्छा, इस चीज़ को फिर थर्ड ईयर तक भी ले चलते हैं, कंपैरिजन भी तो करना है। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, फिर आपको लिखना हो तो मुझे बोल देना, वापस वो स्लाइड में लगा दूंगा। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे? जो सेकेंड ईयर से हम आगे बढ़े उसमें ऐसा था कि 11,000 पे हमें इंटरेस्ट मिला 1,100 रुपये, तो अमाउंट हो चुका था 12,100। यही अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा फॉर थर्ड ईयर 12,100, और उस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर का, इट विल बी 1210। तो थर्ड ईयर के एंड में फाइनली जो अमाउंट होगा वो बनेगा 12,100, और उस पर 1,210 रुपये इंटरेस्ट। टोटल कर लो कितना हो रहा है, ये होना चाहिए 13,310 रुपीज। दिस इज द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। अब इसमें आपको पता है प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है 10,000 जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था, ऊपर सरप्लस में जितना भी मिला, दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था 3,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3,310। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ही हायर आने वाला है दोनों में से, जब भी आप कंपैरिजन करो। डन। अच्छा, अब ये हो गया मैन्युअल कैलकुलेशन, यहाँ तक तो आपको पता चला होगा। अब इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। भाई 3 साल का था तो गिनने में इतने स्टेप हो गए, 10-15 साल का पूछ लेते पता नहीं क्या हो जाता। थोड़ा उसको शॉर्ट बना देते हैं। तो जो फॉर्मूला दे रहे हैं किस तरीके से होता है वो देखो। फॉर्मूला में उन्होंने बोला है यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ n नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूला ऐसा है p इंटू 1 प्लस r रेज टू 100 होल रेज टू n। ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। अभी r/100 जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं i, स्मॉल i एंड पावर n, ऐसा फॉर्मूला दिखता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इम्प्लाई करके भी देख लेते हैं ना, जो डेटा था उसी हिसाब से। देखो 10,000 रुपये प्रिंसिपल, 1 प्लस आई का मतलब r/100 और नंबर ऑफ ईयर्स 3। ये कैलकुलेशन था, इसको गिन लो। ब्रैकेट में जो चीज़ है 10/100 इट विल बी 0.1, और उसमें 1 ऐड करेंगे इट विल बी 1.1। ये हो जाएगा। अब 1.1 का क्यूब निकाल लो। थोड़ी सी कैलकुलेटर पे ट्रिक्स यहाँ पे अगर पता हो तो इजीली काम हो जाता है। अब 1.1 पे जैसे आपको थर्ड पावर गिनना है तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, सबको पता है कि उसका मतलब यही है। बट आप शॉर्ट में गिनना चाहो तो वैसे कर सकते हो, 1.1 इंटू, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कैलसी है तो आप स्टेप्स कर लो साथ साथ में। 1.1 इंटू इक्वल टू, जैसे आपने एक बार इक्वल टू प्रेस किया स्क्वेयरिंग हो गया, 1.21 आ गया, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1.21। तो 1.1 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 1.21, दिस इज स्क्वायर पावर। अच्छा, एक बार और इक्वल टू करो, 1.331, ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार सिर्फ इक्वल टू किया आपने, तो दिस इज थर्ड पावर क्यूब, दिस इज क्यूब, दिस इज स्क्वायर। एक बार और इक्वल टू करो, 1.4641, ऐसा कुछ आएगा, दिस इज फोर्थ पावर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्वल टू एक एक बार करते जाओगे तो एक एक पावर बढ़ता जाएगा। तो बार बार आपको 1.1 1.1 स्क्रीन पे लेने की जरूरत नहीं, टाइम सेव होगा। अच्छा, अपने को यहाँ पे फोर्थ पावर तक जाना नहीं था, उसका हमें कोई काम नहीं था, मैं हटा देता हूँ उसको। हमें तो क्यूब पावर तक ही जाना था,
तो आपको वैल्यू मिल गई 1.331। अब कंप्लीट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 1.331, देखो क्या आ गया, 13,310। यही तो आ रहा था पीछे भी। तो मैंने आपको फॉर्मूला जस्टिफाई करा दिया कि ये सही है। ठीक है, तो आई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा r बाई 100। सो मैं बोल रहा हूँ कि इफ r इज इक्वल टू 10%, देन i विल बी इक्वल टू 0.1। सही है, बिकॉज i मीन्स r बाई 100, तो 10/100 मतलब 0.1 परसेंटेज। अगर मैं कुछ और लिख दूं, सपोज मैं लिख रहा हूँ r इज इक्वल टू 8%, तो i कितना होगा? बोलो। 0.8 0.8 0.08। सॉरी 0.08। हाँ देखा, इसलिए मैंने आपको पूछा, ये मिस्टेक होने के पूरे चांस रहते हैं। 0.8 इज 80%, 80 सर 80/100, एंड जी 8% इज ओके 8/100। हाँ, वो एक 0.08 मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो 8% है तो इट इज 0.08, 12% है तो इट इज 0.12, 20% है तो इट इज 0.2 एंड नॉट 0.2, वो भी ध्यान रखना। अगर मान लो 20% है तो आई विल बी 0.2, 20/100। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका है। अब देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ध्यान में पहले वो बता दूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो बॉक्स में है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है डायरेक्टली, कि फाइनल अमाउंट हमने निकाला एंड दिस अमाउंट इज 13310। अगर यही फॉर्मूला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो यू कैन डू दैट प्रेजेंटेशन वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+i⁻n, यही था। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ से प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ। तो a माइनस पी, p इंटू 1+i⁻n माइनस पी। वॉट इज a माइनस पी? इट इज इंटरेस्ट। कैसे? एक इक्वेशन स्टार्टिंग में देखी थी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चाहे वो कंपाउंड हो या सिंपल हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो आता है इट इज अमाउंट। अब इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देयरफॉर a माइनस पी, कनेक्शन अनस्टेबल, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब ओके होना चाहिए। a माइनस पी, इसको मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा इसका रिजल्ट राइट साइड पे। ये तो जैसा है वैसा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि इसमें से p कॉमन निकाल सकते हो। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखो, तो ये फाइनल जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में आ गया, ये वाला। और ये जो फॉर्मूला था ऊपर वो अमाउंट के टर्म्स में था। तो जैसे आपको प्रेजेंट करना है वैसे करो, पर पता दोनों होना चाहिए, ताकि वो आपको क्वेश्चन में कहीं से भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो ऐसा ना कर पाए बस। तो अगर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाते जो मैंने अभी आपको डेटा दिया था उसमें, तो आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता। टैली कर लेते हैं, लिखा तो है ही, 10,000 बड़ा ब्रैकेट 1+i, आई आपको पता है वो 0.1 था, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, फाइनली आगे का कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लो, मुझे बताओ आ रहा है आंसर इंटरेस्ट का 3310। ठीक है, डन। तो दोनों फॉर्मूला जिस फॉर्म में भी लिखे हैं अपनी अपनी जगह, हमने उनको जस्टिफाई कर लिया कि करेक्ट है। आंसर मैन्युअली भी आ रहा है, फॉर्मूला से भी आ रहा है। तो ये आपका एक पार्ट हुआ। और भी देख लेते हैं जैसे जैसे ये लोग
इलस्ट्रेशंस पे मैं चलता हूँ, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट पहले एक बार फॉर्मूला वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँ। अगर उसमें कुछ नहीं बचेगा तो सम्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब ये कंसेप्ट है जो बताना है, कंपाउंडिंग कब हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखते हैं, मैं सिंपल करके बताता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है नहीं वैसे ये। चलो फ्रेश देख लेते हैं एक बार। हमने अभी फॉर्मूला देखा अमाउंट के लिए, मैं अमाउंट के फॉर्म में लिखता हूँ 1 P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n, ऐसा करके अपन ने अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देखा। यहाँ पे जो फॉर्मूला था, दिस सजेस्ट कि इंटरेस्ट साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एन्युअली। ठीक है, अच्छा, अगर इंटरेस्ट साल में एक बार ना कंपाउंड होके एवरी 6 मंथ्स कैलकुलेट हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा अमाउंट पे, या उतने का उतना ही रहेगा, ये अब हमें चेक करना है। तो प्रिंसिपल जैसे हमने 10,000 रखा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रखा था 10% पर एनम, सेम ही रख रहे हैं। और ड्यूरेशन रख लेते हैं 1 साल, ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करते, 1 साल। अच्छा, अब क्वेश्चन वही है कि अगर साल में इंटरेस्ट एक बार गिनने के बदले, साल के एंड में उसके बदले हर 6-6 महीने में गिनो, तो इंटरेस्ट के अमाउंट पे या टोटल अमाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो चेक करना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स गिन के देखते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स उसमें इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल 10,000 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम। लेकिन ये 10% तो पूरे साल का है ना, अगर 6 महीने का गिनूंगा तो हाफ करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। 12 मंथ्स में से 6 मंथ्स का प्रपोर्शन लेना पड़ेगा, दैट इज हाफ ईयर। ये चीज़ करना ज़रूरी है। अब इसके हिसाब से गिनो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10,000 पे 10% पूरे साल का होता है 1,000, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अच्छा पता है क्या होगा, जब सेकेंड 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड हाफ, तो जो प्रिंसिपल लेंगे वो कितना लेंगे, 10,000 लेंगे या 10,500? 10,500। बस ये चेंज आ जाएगा। अब देखो 10,500 पे 10% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का ब्याज, अब गिन के देखो ये कितना हो रहा है। So 525. 525 सही है, करेक्ट। अब ये है फर्स्ट हाफ, ये है आपका सेकेंड हाफ। तो ऐसे पूरे साल का इंटरेस्ट देखें तो वो हो रहा है 1025, है ना, 500 प्लस 525, टोटल इंटरेस्ट हो गया 1025। अब ये अगर पूरे साल का एक ही बार गिनते कंपाउंडेड एन्युअली तो कम आता ना, 10,000 पे 10% पूरे साल का, तो ये तो आ जाता 1,000 रुपये। और यहाँ कितना आ रहा है 1025। इसे ये पता चला कि जब हमने साल में कंपाउंडिंग 12 महीने के बदले 6-6 महीने में किया तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिला हमें। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया यहाँ से। यही चीज़ अगर हम क्वार्टरली गिनते 3-3 महीने तो और इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इससे माइनर डिफरेंस होता लेकिन होता। 3-3 मंथ्स में तो साल में 4 बार कैलकुलेशन होता। तो इफ़ द ड्यूरेशन इज 1 ईयर बट इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडिंग 2 बार हुआ, ये समझना है। ठीक है, और अगर क्वार्टरली गिना तो कंपाउंडिंग 4 बार हुआ, अगर मंथली गिना तो कंपाउंडिंग होगा 12 टाइम्स एवरी मंथ, ऐसा हो सकता है। अब ये चीज़ को जो अपन ने अभी मैन्युअली गिना, इसको फॉर्मूला में कैसे डालें वो देखते हैं। इन्होंने ऐसा घुमा फिरा के लिखा है ना, लेकिन फॉर्मूला इतना सिंपल है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आपका काम हो जाएगा। देखो ये तो एनुअल वाला फॉर्मूला है, जो है वो अपनी जगह है। जैसे अभी जो मैंने डेटा गिना उसमें हम देख रहे थे 10,000 इंटू 1
प्लस 10%, दैट इज 0.1, और साल में एक बार गिनेंगे तो पावर में भी 1 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो सीधा 11,000 रुपये हो रहा है विद इंटरेस्ट। बट यही अगर हाफ ईयरली गिन रहे हैं तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली गिन रहे हैं मतलब साल में 2 बार गिन रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है उसको अगर मैं आधा कर दूं तो क्या वो सही होगा? डेटा से बता रहा हूँ जो अपन ने कैलकुलेशन किया। अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखना, ये चीज़ देखो 10% इंटरेस्ट रेट है, उसके लिए ये लिखा, लेकिन कितने ड्यूरेशन पे गिना आपने? 6 महीने पे। अगर आप इस बॉक्स को इफेक्टिवली कैलकुलेट करो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपन ने 5% रेट पे गिना, एक साल का 10%, तो 6 महीने का कितना? एज सिंपल एज दैट। आपको कटिंग करके गिनना है तो ऐसे गिन लो, 6 1 जा 6 2 जा 2 10, ये हो गया 5/100, देखो यही बचेगा। तो 10% अगर पूरे साल का ब्याज है तो 6 महीने का कितना, ये कोई भी बता सकता है। तो एवरी 6 मंथ जब अपन गिन रहे थे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो दोनों में हमने इफेक्टिव रेट वो 6 महीने के लिए कितना लिया? 5%। फर्स्ट हाफ में भी 5% लिया, देखो यहाँ पे भी 5% ही लिया। फर्क इसकी वजह से पड़ रहा था, रेट तो 5% ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो फॉर्मूला में वैसे ही चेंज कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको आधा कर देता हूँ, चलेगा? 10 का 5 ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल है आपके पास, 10 का कर दिया 5। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, एन क्या था? एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ऐसे। अभी यहाँ पे जब एनुअली कंपाउंड हो रहा था तो एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा था, बट जब हम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तो पर ईयर कंपाउंडिंग 2 बार होगा। तो जितने भी साल होंगे, जैसे यहाँ 1 साल है तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? 2 बार। अगर यही 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते तो कंपाउंडिंग 10 बार होता, हर 6 महीने में। तो एवरी 6 मंथ कंपाउंडिंग करेंगे तो 5 साल में टोटल कितनी बार कंपाउंडिंग हुआ? 10 टाइम्स। तो फॉर्मूला में आपका ये चेंज आएगा जो मैंने यहाँ पे किया। ये आपका फॉर्मूला बन गया हाफ ईयरली वाला। बस मुझे आपको इतना ही बताना था, और कुछ नहीं। अब वो लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतने नोटेशन सिंबल सब यूज़ करते हैं, बट उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आप देख लो। कुछ नहीं किया मैंने, रेट को आधा कर दिया, ड्यूरेशन को डबल कर दिया। अब मेरा तरीका ये है, इसमें आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक साल के जितने पार्ट्स करोगे उतने से आई को डिवाइड करना है और उतने से एन को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला बन गया, एक साल के जितने पार्ट्स किए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्वार्टरली कैलकुलेशन अगर हो रहा हो एवरी 3 मंथ्स, साल के 4 क्वार्टर, 3 मंथ्स ईच, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप झट से बता दोगे क्या चेंज आएगा? डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, सिंपल हो गया। तो एक लॉजिक है कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैंने आपको वो चीज़ रिलेट करा दी। अच्छा, यही अगर मंथली होता, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो साल के जितने पार्ट्स होते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, याद रखना इजी हो जाता है। बेस फॉर्मूला तो वही रहने वाला जो ऊपर है, थोड़ा थोड़ा उसमें 2 4 12 मॉडिफिकेशन कर लो। अभी जो है हाफ ईयरली वाला गिना ना, उसमें अपने वो डेटा रख के भी टैली कर सकते हैं, जो अभी पिछला सम गिन रहे थे। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस, ये 10% है लेकिन उसको डिवाइड बाई 2 करना है। 1 ईयर है बट इंटू 2 करना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्वार्टरली वाला पॉइंट हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10,000, ये 5% हो गया, 10/2, ये इफेक्टिवली बनेगा 1.05, और पावर में 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। कर लो, सॉल्व कर लो, देखो 11,025 आएगा आपका। 1.05 इंटू इक्वल टू एंड इंटू 10,000।
ठीक है, डन, टैली हो गया। तो जो पीछे मैन्युअली गिना वो फॉर्मूला से आ गया, फॉर्मूला आपका टैली। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो दे रखी हैं। सम्स तो इन्होंने इनफ दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, अब इतने करो उतने कम है, सम्स काफ़ी है। देखो जो मैंने अभी आपको समझाया है वो ये पूरा टेबल, कन्वर्जन पीरियड एन्युअली ये रहा, इसमें हमने देखा 1 + i रेज टू n, कन्वर्जन पीरियड सेमी एन्युअली तो 1 + i/2 रेज टू n/2, क्वार्टरली तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, डेली गिनना हो तो डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 365। उतना तक जाएगा नहीं, एग्जाम में पूछेंगे नहीं, वो टेंशन नहीं, बट सिर्फ लिखने के लिए टेबल लिखा है। एक और भी कंसेप्ट होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, वो आएगा तब बताऊंगा, अभी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला जो अपन ने डिस्कस किया, ये रहा प्रूफ आपका पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है, इस चैप्टर का समझ लो। आगे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सब इस पे ऊपर डिपेंड करने वाला है। ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान है, बाकी सारे बन जाएंगे। ठीक है, देखो ये भी आ गया, किया था अपन ने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो a - p, जो मैंने आपको लिखवाया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, सब कुछ है। इलस्ट्रेशंस हैं, देखें और टॉपिक्स में क्या क्या है। नया तो आज मुझे स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें सम्स काफ़ी सारे हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो अभी पढ़ा उसमें से रिलेट हो जाएगी। अभी जो सम किया ना वही डेटा ले रहा हूँ। प्रिंसिपल 10,000 था, इतनी बार लिख रहा हूँ आपको याद ही हो जाएगा पूरा एग्जाम्पल। ड्यूरेशन 1 ईयर, जब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट गिना हाफ ईयरली, तो अभी कैलकुलेट किया था, हमारा अमाउंट आ रहा था 11,025, उसमें से हमें पता है कि प्रिंसिपल 10,000 है, तो बाकी का इंटरेस्ट कितना है 1025। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ रहा था बिकॉज हमने हाफ ईयरली गिना, अगर ईयरली गिनते तो 1000 ही आता, वो हमें पता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव का मतलब पता है क्या है, बोलने को 10% रेट है, बट आप देखो कि आपको पूरे साल के एंड में जो ब्याज मिला वो क्या 10% पे मिला, कुछ ज़्यादा मिला या कुछ कम मिला। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, मैं ये देखूंगा कि मेरे को इंटरेस्ट का कितना अमाउंट मिला और मैंने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, इंटू 100, सिंपल है। तो इफेक्टिव रेट तो वही होगा। मुझे इंटरेस्ट एब्सोल्यूट मिला 1025, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था 10,000, परसेंटेज फॉर्म में कितना हो रहा है, 10% से ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है 10.25। 10.25, 10 से ज़्यादा ही आया ना। और वही तो हम देख रहे थे कि जितना ज़्यादा बार कंपाउंडिंग करेंगे उतना एब्सोल्यूट अमाउंट ज़्यादा आएगा। वैसे अगर एन्युअली गिनते तो 1,000 रुपये आ रहा था 10% के हिसाब से, बट वही साल में 2 टुकड़े करके 6-6 महीने में गिना, 25 रुपये ज़्यादा मिल गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट है। इतना पूरा पेज भर के लिखा है लेकिन इतना ही पॉइंट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डन। अब आप ये अगर खुद से देखोगे तो इन्होंने एग्जाम्पल में अमाउंट और रेट अलग लिया, वही 10,000 है लेकिन 6% पे लिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है ना, इट इज़ ऑलवेज पर एनम, हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट दिया होता है, ये ध्यान रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, जैसे यहाँ लिखा है 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये 6 महीने का 6% है, गलत। 6% पर एनम
क्लियर है कि ब्याज पूरे साल का है, आपको गिनना है हर 6 महीने में। तो सीधी बात है, 6% पूरे साल का ब्याज है, अगर मैं 6 महीने का गिन रहा हूँ तो वो 3% हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अपने बैंक में जाके बोलते हैं 5 साल की एफडी करवानी है, कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बैंक वाले ने बोला 7%। तो 7% मतलब पर ईयर 7% या पूरा 5 साल का टोटल 7%। तो आप समझ जाते हो ना कि 7% एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और ऐसा हर साल 5 साल तक मिलता रहेगा। तो आप समझ जाते हो कि 7% जो है वो रेट है, एंड रेट इज ऑलवेज पर ईयर। एंड देन आप जितने साल के लिए इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग हो जाएगा। आप जाके बोलोगे मुझे 6 महीने के लिए एफडी करानी है, वो बोलेंगे सर इसमें 6% का इंटरेस्ट रेट है। दैट मीन्स 6% पूरे साल का, आपका 6 महीने का ड्यूरेशन है तो आपको 3% मिलेगा। ये इम्प्लाइड हो गया। तो एक स्टैंडर्ड तरीका है बोलने का और लिखने का। कहीं भी कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो समझ जाना, परसेंटेज कभी भी पर एनम ही दिया होता है, 3 महीने का 12 मतलब 3 महीने या 6 महीने का नहीं दिया होता है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। बस बाकी ये कैलकुलेशन मैंने भी आपको करा दिया, सेम ही है। अपन ने एग्जाम्पल में 10% लिया था, इन्होंने 6% लिया, बाकी सेम। चलो ये डन है। इसका ये फॉर्मूला बना दिया, ये रहा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अभी समझाया ना वही, और कुछ भी नया नहीं है। इस चीज़ को अपने वेरीफाई करेंगे, लेकिन थोड़े सम्स करने के बाद मैं करवा दूंगा। अभी आपसे उसको हाईलाइट कर लो, मैं वेरिफिकेशन करा दूंगा उसका। चलो अभी टॉपिक्स तो हो गए हैं। 4B आ चुका है, फिर एन्यूटी है, वो तो नया ही पार्ट है। अब हमारा टारगेट है सम्स को कंप्लीट करना। ठीक है, सबसे पहले सम्स जो दे रखे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे है। आप लोग सम्स घर पे ट्राई करोगे, क्योंकि आई डोंट थिंक ये अभी लाइव में कराने की ज़रूरत पड़ेगी। सम्स काफ़ी बेसिक है, तो एक बार आप होमवर्क में एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक्सरसाइज यहाँ पे लाइव सेशन में करवा दूंगा। ठीक है, तो देख लो सिंपल इंटरेस्ट में जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो आप ट्राई कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में भी इशू नहीं आएगा। 11 तक है, एटलीस्ट 11 तक तो आप करके रख सकते हो। बाकी के फिर अपने कल के टारगेट में ले लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 1 to 11 ट्राई कर लोगे तो उसमें जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं कल पहले ले लूँगा, एंड देन एक्सरसाइज में जो ये MCQs हैं वो अपने डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन आगे जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पूछना है कुछ आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? सर मेरे पास PDF नहीं है सर इसका, मैथ्स का। अच्छा, तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। जैसे ठीक है ना, उसमें से हो जाएगा। ओके, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी की? कुछ नहीं समझ आया? सर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली किस चीज में कैलकुलेशन करते हैं? कंपाउंड FD और FD में भी? हाँ, FD में भी कंपाउंडिंग होता है। हाँ, जैसे अपने FD में भी। अपने 5 साल की FD करवाते हैं ना, तो उसमें आपको वो ऑप्शन पूछते हैं कि आपको हर साल इंटरेस्ट अकाउंट में चाहिए या री इन्वेस्ट करना है। तो आपने बोला नहीं, मुझे अकाउंट में नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए FD करवा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा है कि इंटरेस्ट 5 साल के बाद एक साथ ही देना, अभी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे वो लोग, जो कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का वो हर साल करते जाएंगे, और जैसे 10% इंटरेस्ट है तो आपका 10,000 इसमें जोड़ देंगे, तो हो गया ना अपने आप 1,10,000। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको इस पे मिलेगा। तो इफेक्टिवली वहाँ कंपाउंडिंग ही हो रहा है ऐसा। और आप बोलोगे नहीं मुझे हर साल ब्याज मेरे अकाउंट में दे दो, तो क्या करेंगे 10,000 आपके अकाउंट में डाल देंगे और इंटरेस्ट इस पे ही मिलता रहेगा। तो वो सिंपल हो गया फिर, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो मिला नहीं ना, वो तो आपने निकाल लिया। तो वो आपकी चॉइस पे रहता है, फ्लेक्सिबल दोनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और कुछ आगे समझ? चलो, तो अपने यहाँ तक रखते हैं, आज नया टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे एंड करते हैं मीटिंग अपनी, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। और हाँ, कल आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी रहेगा, वो मुझे आपसे बात करनी थी। भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, तो वो उसका भी डेमो स्टार्ट करना है। तो टाइमिंग में क्या रखूँ, मतलब 4 बजे से पहले उनका लेक्चर रखूँ या फिर मेरे लेक्चर के बाद, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो? सर पहले ठीक रहेगा। पहले ठीक रहेगा, चलेगा सबको पहले? Yes.
Yes, sir. ओके हाँ, तो वैसे रख लेते हैं अपने, मेरे सेशन के पहले उनका रख दूंगा, 3 to 6 रहेगा कल आपका। तो इको का भी डेमो ले लो, एक चैप्टर उसका भी पढ़ लो, तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? ओके, चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।